ये मेग्ना कार्टा है क्या? आपने हमेशा रेलवे जैसे एग्ज़ाम में तो आपने देखा ही होगा, या स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं आपने उसमें देखा ही होगा कि ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि भारतीय संविधान में मेग्ना कार्टा कहाँ उपस्थित है, या भारतीय संविधान के कौन से भाग में मेग्ना कार्टा है, या भारतीय संविधान के कौन से भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मेग्ना कार्टा बेसिकली एक तरह का सिर्फ एग्रीमेंट है जो राजा और जनता के बीच में होता है। मैं अगर आपको इसकी इतिहास की बात करूँ तो जिसे आज आप वर्तमान में ग्रीस पढ़ते हो, वहाँ पे एक राजा रहा करता था। ये मैं बेसिकली आपको बात बता रहा हूँ 1215-16 के लगभग, है ना। तो होता क्या है कि ग्रीस में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था किंग जॉन। वो जिस राजतंत्र में होता है राजा मन मुताबिक काम करता है, तो बेसिकली वो राजा भी वही करता था। जब इच्छा हुई तब कोई नया करार आरोपित कर दिया, जब इच्छा हुई कोई नया रिफॉर्म लगा दिया जिससे जनता के अधिकारों की अवहेलना होती, जब इच्छा हुई जनता से लगान ले लिया। मतलब कोई समय सीमा नहीं, जब मन मुताबिक काम करता था। और सबसे बड़ी बात, राजा जो सारी जनता जिससे परेशान थी अपने मन मुताबिक काम करता था, जिसमें राजा का अगर आज मन अच्छा है तो बड़े से बड़े अपराध के लिए भी छोटा सा दंड देकर उसको क्षमा कर देता है। और अगर आज राजा का मन अच्छा नहीं है तो छोटे से छोटे अपराध के लिए भी बड़े से बड़े दंड दे देता था राजा। अब होता क्या है कि एक राजा होता है, राजा के नीचे मंत्रीवर्ग होता है, और मंत्रीवर्ग के नीचे सैनिक वर्ग होता है। तो इससे सैनिक वर्ग काफ़ी परेशान होते थे, क्योंकि वो भी तो उनको भी तो टैक्स इम्प्लीमेंट करना, मतलब उनको भी तो देना होता है ना राजा को। तो ये सैनिक वर्ग और जनता ये राजा के पास जाती है और एक एग्रीमेंट करती है जिसको आप मेग्ना कार्टा के रूप में करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें सबसे पहली बात बोली गई थी कि राजा बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई नया कर आरोपित नहीं करे। राजा कोई ऐसा रिफॉर्म ना लाए या कोई ऐसी विधि ना लाए जिससे जनता के अधिकारों की अवहेलना हो। राजा कोई ऐसा काम ना करे जिससे जनता का जीवन थोड़ा कठोर या कठिन बन जाए। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि रूल ऑफ लॉ को बेसिक इंट्रोडक्शन किया गया था कि रूल ऑफ लॉ को थोड़ा प्रोसीजर में लाया जाए। आप जब ऐसे आप PSIR ऑप्शनल में पढ़ते हो कि रूल ऑफ लॉ को इन्वेशन, मतलब रूल ऑफ लॉ का इन्वेंशन वैसे तो आप अरस्तु द्वारा देखा जाता है कि अरस्तु ने किया था, और उसका प्रैक्टिकल रूप यानी धरती को उतारने का रूप A.B. डाइस ने दिया था, और वही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको फॉलो कर लिया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से बाद में ये सब रूल ऑफ लॉ आया। लेकिन आप जब मेग्ना कार्टा खोलते हो, ये भारतीय संविधान में मूल अधिकार से सीधा लिंक है, और मूल अधिकार बेसिकली भारतीय संविधान ने हासिल लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेग्ना कार्टा का उल्लेख है, और वहीं से ही भारतीय संविधान में उठा लिया, और मूल अधिकार को ही मेग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आप भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ते हो तो उसमें आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हो। तो कुछ एस्पिरेंट का ये सवाल रहता है कि फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, मतलब मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों बोलते हैं, मतलब अधिकारों के आगे मूल जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई अधिकार तो अधिकार होते हैं, मूल शब्द क्यों जोड़ा गया? तो मैं इन कारणों को बताऊं तो पहला कारण तो यह है कि आप इन अधिकारों के बिना आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते। आपके विकास के लिए ये अधिकार बहुत ज़रूरी है, पहला कारण। दूसरा कारण मैं बता दूं कि राज्य भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब सभी अधिकारों में इन अधिकारों को सर्वोच्च माना गया है, वो सबसे ऊपर माना गया है, इसलिए भी इन्हें मूल कहा जाता है, और इन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी कि मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को आगे फंडामेंटल शब्द क्यों जोड़ा गया। अब मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक कहा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी विधि या ऐसी कोई संस्था जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है उसे दंडित कर सकती है। अब आप जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की धारा 2 पढ़ते हो तो उसमें आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ते हो। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कोई भी पार्लियामेंट जब ऐसी विधि बनाती है, कोई भी पार्लियामेंट जब कोई ऐसी विधि बनाती है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो,
तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य घोषित कर देती है, और वो विधि पूरी शून्य घोषित नहीं होती, वो केवल वहीं तक ही शून्य घोषित होती है जहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो आपने समझा होगा कि मूल अधिकारों का रक्षा सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है, और दूसरा मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है। आपको आज इसका पता चल गया होगा। देखने